नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स। ठीक है, तो ये एक अच्छा टॉपिक है जिससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो रिगार्डिंग जो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, विंड बेल्ट्स होते हैं, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी से, तो उन लोग के ये प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम्स वगैरह समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको पढ़ाऊँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले क्लाइमेटोलॉजी के 3 वीडियोस मेरे ख्याल से मैंने अपलोड कर दिए, 3 या 4 वीडियोस अपलोड कर दिए, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि ये इंडिपेंडेंट वीडियो है, इसको अकेले भी देखेंगे तो भी आपका कंप्लीट सीरीज हो जाएगा। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इससे जुड़ा हुआ एक और चीज़ है आपका ट्राई सेल्यूलर मेरीडियोनल मॉडल। मैंने कई बार इसका नाम लिया हुआ है, आप लोग को मैं बता दूं। एक यहाँ पे फोटो मैंने ऐड की है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपका मॉडल दिखा रहा है, ये फेरल सेल, पोलर सेल, हेडली सेल, ये आपका ट्राई सेलुलर मेरीडियोनल मॉडल के अंदर बनाया जाता है, या फिर ट्राई सेलुलर एयर प्रेशर मॉडल जिसको कहा जाता है सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मॉडल। वो मैंने अगले वीडियो के लिए सेव करके रखा है, मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा, वो भी एक अलग से चैप्टर है। एंड दोनों बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, तो दोनों को आपको देखना ही देखना है। ऐसा ना करिएगा कि इसको देख लिया उसको अवॉइड कर दीजिएगा, उसको देख लिया इसको अवॉइड कर लिया, ऐसा नहीं करिएगा प्लीज़। आपसे बैक करता हूँ, ये दोनों एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक को समझोगे तभी दूसरे को समझ में आने वाला है, और वाइस वर्सा दोनों के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एयर प्रेशर क्या होता है वो मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन वापस से समझाता हूँ। एक आपका आपके एटमॉस्फेयर का एक लेयर है, आपका लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, जो कि आपके बॉडी के ऊपर काफ़ी किलोमीटर्स तक है। ओके, तो ये जो इतना भारी भरकम सामान रखा हुआ है, मतलब ये जो गैसेस रखे हुए, इनका अपना कुछ वेट है, इनका कुछ वजन है। ठीक है, ये जो वजन है, ये वजन इसी को कहा जाता है आपका प्रेशर। मतलब ये आपका एयर जो है, ये आपके ऊपर कुछ वजन पुटअप कर रहा है या प्रेशर पुटअप कर रहा है, इसी को कहा जाता है एयर प्रेशर। समझ में आया? तो ये एयर प्रेशर जो है, यही इसको मिली बार्स में हम लोग काउंट करते हैं, इसका मेजरमेंट वगैरह तो बैरोमीटर है, मिली बार्स में काउंट किया जाता है। एंड अदर थिंग्स की 1 मिली बार कितना होता है, ये सब आप लोग को पढ़ना होता है। यहाँ पे सब हाईलाइटेड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यूपीएससी इससे फालतू क्वेश्चन बनाने वाले नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर सेक्स। ओके, और आपके ही नॉलेज के लिए है, इसमें और कुछ भी मतलब ज़बरदस्ती आपको कहीं पे यूपीएससी ऐसा पूछ लेगा या प्रीलिम्स में आ जाएगा, ऐसे कोई चीज़ें नहीं होने वाली है। ये आपके थॉट के लिए है, आपके इसके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। यहाँ पे मीन सी लेवल पे आपका 76 सेंटीमीटर या फिर इतना मिली बास का टेम्परेचर दिखा रहा है, मतलब सॉरी प्रेशर दिखा रहा है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था 1034 जो है आपका स्टैंडर्ड माना जाता है, इतना आप लोग को हर जगह पे माना जाता है। ठीक है, तो ये वेरी करता है, अलग अलग जगह पे प्लेट्यूज में कम हो जाता है, माउंटेन्स में और कम हो जाता है, लोअर लेवल्स पे कुछ ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, सी लेवल पे मैक्सिमम रहता है, इस तरह मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम के रेंज में रहता है। ठीक है, बीच में रहता है एक्चुअली में, क्योंकि वहाँ पे जो एयर एयर मॉइस्चर जो निकलता है, जो एयर वाटर का मॉइस्चर जो निकलता है, उसका अलग से प्रेशर पड़ता है, दैट इज़ वो थोड़ा सा चेंजेस आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कांस्टेंट फिक्स है कि पूरे के पूरे धरती के ऊपर एक ही एयर प्रेशर होने वाला, तो आप लोग उसमें कंफ्यूजन ना होइएगा। और ना ही कोई स्टैंडर्ड को आप याद करके रखिएगा कि हाँ भैया यही होना चाहिए। 1034 आप इसको याद करके रख सकते हैं और इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, ये आपका एक स्टैंडर्ड आप समझ सकते हैं। ठीक है, आते हैं मेन सेक्शन पे, जो कि वर्टिकल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर। देखिए, इससे पहले का जो मैंने आपको बताया वो एयर प्रेशर या उससे जो रिलेटेड जो उसको काउंटिंग, उसको याद करने का या फिर मेजर करने का जो तरीका है वो मैंने बताया, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप लोग निगलेक्ट भी कर सकते, भूल भी सकते हैं। लेकिन जो छोटी मोटी जो स्टैंडर्ड चीज़ें मैंने बताई, बैरोमीटर से चेक किया था, वो सब चीज़ आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। हम लोगों ने अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा, और साथ ही साथ जो एयर है वो भी रेरीफाइड होता चला जाएगा। मतलब एयर मास जो है वो रेरीफाइड होता जाएगा। मैक्सिमम जो एयर है, मैक्सिमम जो गैसेस है, वो आपके लोअर लेवल्स पे होती है, ना कि अपर लेवल्स पे होती है। दैट इज वाई ऐसा होता है कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो, आपको ठंडक लगती जाती है, उसके टेम्परेचर कम होते जाते हैं, क्योंकि जब गैसेस कम है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, और नीचे लेवल्स पे ज़्यादा गैसेस है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, दैट इज वाई नीचे ज़्यादा गर्म होता है एंड अपर लेवल पे कम होता है। ठीक है, ये सब बेसिक्स है, एकदम सिंपल सा है, मैं हर वीडियोस में आप लोगों को समझाता रहता हूँ, तो इसमें मतलब डाउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर कैसे होगा, मतलब आपका प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा। अब देखिए, बहुत ही एकदम सिंपल लॉजिक है, साइंस कहता है जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग होगा और लो कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग होगा, तो कभी, रियली सॉरी,
हाई कॉन्सेंट्रेशन से कभी भी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपका मूवमेंट होगा। इट इज़ क्वाइट क्लियर, सबके दिमाग में है कि जैसे आपने एक एक जगह एक मतलब पॉन्ड के अंदर एक तरफ काफ़ी सारा सॉल्ट डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्ट जो है मूव करके लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागेगा ही भागेगा। मतलब सॉल्टी वाटर जो रहेगा वो अनसॉल्टी वाटर की तरफ या फिर फ्रेश वाटर की तरफ भागेगा ही भागेगा। दिस इज मतलब साइंस का ये बेसिक नियम है भाई, कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ें लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। इसी तरीके से प्रेशर का भी है, जहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा वो लो प्रेशर की तरफ भागेगा, और जो लो प्रेशर रहेगा उसको फिलअप करने के लिए हाई प्रेशर की हवा अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो दैट इज वाई हम लोग देख रहे हैं कि भाई वर्टिकल प्रेशर भी तो चेंज हो रहा है। अब आप अभी मैंने जस्ट बताया कि लोअर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा गैसेस है और अपर लेवल पे कम गैसेस है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन नीचे है और लो कॉन्सेंट्रेशन ऊपर है, तो हवा को कैसे भागना चाहिए, ऊपर की तरफ भागना चाहिए। बट ऐसा तो हो ही नहीं रहा। आपके यहाँ पे वर्टिकल एयर मूवमेंट होता है क्या? आप लोग बहुत ही रेयर देखेंगे कि वर्टिकल एयर मूवमेंट होता है, ठीक है। कहाँ होता है धरती पे वो भी मैं आगे बताऊंगा। पर अभी यहाँ पे पहले आप लोग सुनिए कि यहाँ पे वर्टिकल एयर मूवमेंट बहुत ही कम दिखा जाता है। आपके यहाँ पे जनरली एयर मूवमेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। तभी आपको हवा लगती है, ठीक है। वर्टिकल एयर मूवमेंट अगर होगा तो आपको हवा बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपके कपड़े उड़ने लगेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। वर्टिकल एयर मूवमेंट इज समथिंग अदर थिंग, वो कुछ और ही चीज़ है, ठीक है। उसको आगे बताऊंगा किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन पुल है ना, धरती का जो ग्रेविटेशन पुल है वो जो हवा है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको खींच के रख रही है, एटमोसफेयर को बांध के रख रही है, एयर को, गैसेस को अपने साथ बांध करके। नहीं भाई, आप उड़ के मत जाओ, ऊपर की तरफ मत भागो, यहीं पे रहो, जो मेरे साथ हो मेरे से चिपक के रहो, ठीक है। इस तरीके से। एंड सेकेंड थिंग ये है कि भाई जो आपके गैसेस नीचे की तरफ है वो डेंसर ज़्यादा है, ठीक है, वो डेंसर ज़्यादा है। तो डेंस कभी भी जो भी चीज़ होती है वो नीचे की तरफ जाती है। जैसे कि आपने पानी अगर रखा, पानी रखा, मर्क्यूरी रखा, और क्या बोलते हैं, और भी सलाइन वाटर वगैरह भी मिक्स किया, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा डेंसर होगा वो नेचुरली नीचे की तरफ चला जाएगा, और उसके ऊपर फिर कम डेंसर वाला, फिर उससे कम डेंसर वाला उससे ऊपर होगा। दिस इज द लॉ ऑफ द साइंस, ठीक है। तो इसी वजह से आपका जो हैवियर गैसेस होते हैं, जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब नीचे की तरफ रहते हैं, और लोअर डेंसिटी वाले गैसेस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह जो होता है वो ऊपर की तरफ भाग जाता है, ठीक है। होप करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी को कहते हैं वर्टिकल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर, ठीक है। आप जैसे जैसे ऊपर चले जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप हाइट अटेंड करते जाओगे, आपके यहाँ पे आपकी टेम्परेचर भी फॉल करेगा और प्रेशर भी फॉल करेगा। इस इट इज़ नोन एज नॉर्मल ग्रेडियंट, ठीक है। नॉर्मल ग्रेडियंट इसको कहा जाता है। और अगर वो टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करें, अभी हम लोग प्रेशर के बारे में बात करें तो नॉर्मल ग्रेडियंट हो गया। और अगर हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो उसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, ठीक है। हम लोग ने इसको डिस्कस किया हुआ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आता है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। अब वर्टिकल वाला हो गया, हॉरिजॉन्टल वाला देखते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला ही सब कुछ डिसाइड करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि वर्टिकल के बगैर होने वाला है। इट इज़ ऑल एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के ऊपर डिपेंडेंट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे, आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर कैसे हो रहा है। एक जगह पे प्रेशर है हाई, एक जगह पे लो है, तो यहाँ से टेम्परेचर, यहाँ से हवा उस तरफ जाएगी, मतलब लो को तरफ फिलअप करने के लिए जाएगी। सेम पॉइंट्स जहाँ पे सेम हाई प्रेशर होगा या सेम प्रेशर होगा उसको ज्वाइन करने पे आइसोबार्स कहा जाता है, ठीक है, आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स कहा जाता है। मतलब हर एक पॉइंट्स पे जो जो इसके अंदर पॉइंट्स हैं इन सब पे सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर है, सॉरी बार बार टेम्परेचर बोला हूँ। मैं आप लोग को एग्जांपल में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया, ये देखिए। ये आप इसमें ये जो आप लोग लाइंस देख रहे हैं, जो आप अलग अलग लाइन बना रहे हैं, ये आपका ये डेजिग्नेट कर रहा है। ये जो आपका ये फॉर एग्जांपल इसको हम लोग अगर ले लें इस वाले रीजन में, तो ये जो पॉइंट्स इसको इसने ज्वाइन किया है, ये दिखा रहा है कि 1020 आइसो बार है ये, ठीक है। 1020 आइसो बार है, मतलब इस पॉइंट्स पे जहां जहां पे ये लाइन जा रहा है वहां वहां पे 1020 मिली बार का प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। 1020 मिली बार का प्रेशर पड़ रहा है, इसको कहा था आइसो बार, ठीक है। ये सेम लाइंस को ज्वाइन कर, सेम पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज आइसो बार। होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम बेसिक है, इसमें कुछ भी समझने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। हम लोग आइसो हाईलाइन वगैरह देखा था, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोग सबको समझाया था, तो ज़्यादा आप लोग को उसमें ज़्यादा डाउट लेने की, मतलब समझने की, दिमाग रैकिंग करने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल है, लॉजिकल है। आइसो बार्स, बार्स में हम लोग नोटिस करते हैं आपके प्रेशर को, दैट इज वाई आइसो बार। जहाँ जहाँ पे सेम प्रेशर होने का उसी को हमने ज्वाइन कर दिया, उसको आइसो बार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट है, अगर दो आइसोबार्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंटली स्पेस्ड हैं, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंटली स्पेस्ड है मतलब एक आइसोबार के बीच में और दूसरे आइसोबार के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी खुला मैदान है मैं कहूँगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 1010 है और यहाँ पे 1015 है, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इतना बड़ा डिफरेंस में आपका प्रेशर ग्रेडियंट कितना हो रहा है, 5 का, ठीक है, 5 का डिफरेंस हो रहा है। और यहाँ से यहाँ के बीच में 5 का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन आपका डिस्टेंस देख रहे कितना कम है, ठीक है, ये वाले आइसोबार के बीच में और ये वाले आइसोबार के बीच में कितना कम डिफरेंस है। और यहाँ से यहाँ के बीच में देख रहे कितना बड़ा वाइड डिफरेंस है। तो ये क्या बता रहा है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे बहुत ही स्लो है, यहाँ पे बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ रहा है। और यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ही हाई है, मतलब जो इस बीच में हवा चलेगी, यहाँ पे जो हवा चलने वाली है ये बहुत ही फास्ट होगी, इसकी इंटेंसिटी बहुत ही तेज होने वाली है, क्योंकि इसको कम डिस्टेंस को बहुत ही तेजी से नापना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो है काफ़ी डिफरेंस में है, काफ़ी ज़्यादा आइसोबार का डिफरेंस मतलब लेंथ का डिफरेंस आ रहा है। इसकी वजह से कम प्रेशर को बहुत ही दूर तक जाना, तो वो एकदम आराम आराम से जाएगा कि हाँ भाई बहुत ही आराम से चलो यार, गाड़ी स्लो से चलाओ, बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। होप करता हूँ समझ में आ रहा है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट अगर कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और जितना प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट्स बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उतना उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। विंड की बात करें, विंड की स्पीड जो होगी उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। इसीलिए जब हम लोग के यहाँ पे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो उनके हम लोग ऐसे से कभी भी देखते हैं, एकदम 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 क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स होता है, इनके बीच में बहुत ही इंटेंसिफाइड हाई स्पीड रहता है। दैट इज वाई क्योंकि इनके बीच में एकदम क्लोज क्लोज में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस देखा जाता है, ठीक है। एक छोटे छोटे उसमें 5-5 उसका यूनिट्स का डिफरेंस होता चला जाता है। इसकी वजह से बहुत ही हाईली इंटेंसिफाइड होते हैं साइक्लोन्स। होप करता हूँ आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ अच्छी तरीके से। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ डाउट क्वेश्चन आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छी तरीके से, ओके। तो होप करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आएगा क्लोजली और डिस्टेंटली स्पेस्ड का मतलब क्या होगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, आइसोबार बता दिए। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बेल्ट्स क्या होता है, प्रेशर बेल्ट्स क्या होता है, ऐसा रीजन होता है जहाँ पे लगभग सेम वेदर कंडीशंस बनते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए आपका कोई एक प्रेशर बेल्ट पकड़ लेते हैं। ये देखिए जो ब्लू कलर का दिख रहा है, स्काई ब्लू कलर का, ये एक प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर इसका नाम दिया गया, ठीक है। अब हम लोग प्रेशर बेल्ट्स के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं, सारा का सारा लेक्चर जो होगा प्रेशर बेल्ट्स के ऊपर ही होगा, यही आपका विंड सिस्टम का मेन क्रक्स है, ठीक है। तो प्रेशर बेल्ट्स में अब हम लोग ने फर्स्ट नहीं, अभी हम लोग देखेंगे बारी बारी से। लेकिन ये प्रेशर बेल्ट यहाँ पे क्या डिजिग्नेट कर रहा है कि इस रीजन में, ये जो इतना रीजन है, इसमें पोलर सब पोलर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसमें यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। सब पोलर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स है और यहाँ पे लो प्रेशर बनाया है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सब पोलर लो प्रेशर। समझ में आया। नेक्स्ट है यहाँ पे एक और चीज में इसको और एक चीज से दिखा देता हूँ कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। तो यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि ये सब ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का, यहाँ पे जो वेदर कंडीशन है वो सब ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं और यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। होप करता हूँ समझ में आ रहा है। इस तरीके से इसकी नेमिंग वगैरह होती है। अब आते हैं हम लोग जो हमारा मेन क्रक्स है कि हमारे पे प्रेशर बेल्ट्स कितने हैं। तो प्रेशर बेल्ट्स कितने हैं, टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स है, यहाँ पे नोटिस कीजिए 7 प्रेशर बेल्ट है। तो 7 प्रेशर बेल्ट है तो फिर आपने 4 ही क्यों लिस्ट करके रखे हुए, क्योंकि ये जो ऊपर के सॉरी नीचे के जो 3 है ये दो दो के पेयर्स में होता है। नॉर्थ में एक होगा, साउथ में एक होगा, नॉर्थ में एक होगा, साउथ में एक होगा, नॉर्थ में एक होगा, साउथ में एक होगा, तो ये होगा 6 और एक ये 7, ठीक है। इस तरीके 7 प्रेशर बेल्ट है पूरे के पूरे धरती के ऊपर, ठीक है। यही मैं आप लोगों को यहाँ पे फोटो में दिखा रहा हूँ, ये देखिए 7 प्रेशर बेल्ट है। हाई प्रेशर बेल्ट, फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, फिर उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके बाद इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर उसके बाद फिर इस तरफ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये सदर्न साइड में सेम यहाँ का देखिए ये सेम हो गया ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, देखिए एकदम से सेम टू सेम, ऊपर का कॉपी किया नीचे चिपका दिया, इस तरीके से किया गया, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि दो पेयर्स में, दैट इज वाई वी आर टेकिंग इट एज 1, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेल वाला मैंने चीज़ बताया था, ये मैंने ये जो इंक्लूड किया है डायग्राम को, इसीलिए इंक्लूड किया ताकि आप लोग को सेल्स को समझने में आसानी हो। जब मैं आपको ट्राई सेलुलर मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि इसी के बाद वाला वीडियो होगा, उसमें जब मैं आप लोग को समझाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ओके। नेक्स्ट
अब बारी बारी से एक एक प्रेशर बेल्ट्स को देखते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और क्या बोलते हैं आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो जन देखा जाए तो हम लोग को 4 ही प्रेशर बेल्ट्स पढ़ने हैं, समझ में आ गया ना। 3 तो कॉपीज हैं एक दूसरे के, और एक क्या बोलते हैं आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, जिसको हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसको डोल्ड्रम भी कहा जाता है, लो प्रेशर बेल्ट है और डोल्ड्रम भी कहा जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर के बीच में, यहाँ पे बीच में हाइफन आएगा। ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स है जो कि हम लोग क्या बोलते हैं कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपके आंसर्स को अंदर कोई भी जितनी कम मिस्टेक्स होगी वो ज़्यादा अच्छा है ना, एग्जामिनर आपको कुछ भी पॉइंट आउट ना कर पाए, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे हाइफन होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पे लाइन कर रहा है, ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पे रेंज देखें, ये देखिए ये आपका 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में है। हालांकि ये अपना साइज बढ़ाता घटाता रहता है। क्यों बढ़ाता घटाता है? डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजिशन ऑफ द सन, ठीक है। सन जैसे जैसे ट्रांजिट करता है, जैसे मैंने आप लोग को जेट स्ट्रीम के लेक्चर में बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जैसे जैसे आपका सन ट्रांजिट करता है ऊपर की तरफ, वैसे वैसे जेट स्ट्रीम ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले ऊपर की तरफ और फर्दर घूमते चले जाते हैं, और जो सदर्न वाले होते हैं वो नीचे की तरफ मतलब आपके इक्वेटर की तरफ भागना स्टार्ट करता है। इसी का उल्टा होता है, जब सन नीचे की तरफ जाता है मतलब सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है, तो यहाँ के जो प्रेशर आपके जेट स्ट्रीम्स हैं वो आपके पोल्स की तरफ भागते हैं, और यहाँ वाले जो होते हैं वो इक्वेटर की तरफ भागते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हो रहा है कि आपका सन के मूवमेंट की वजह से आपके जो ये प्रेशर बेल्ट्स हैं ये भी अप एंड डाउन होते रहते हैं, और उनकी साइज वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज वगैरह होती रहती है। तो इट इज़ नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि हाँ 10 डिग्री नॉर्थ लिखा था, 10 डिग्री साउथ लिखा था, इतने में ही होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। समटाइम इट मूव्स टू 20 डिग्री नॉर्थ या साउथ भी जा सकता है, और इतना भी हो सकता है कि 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे रह जाए, ठीक है। तो इतना भी वेरिएशन देखा जाता है। तो ये आपको ऑन एन एवरेज लेके चलना पड़ता है कि 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ये आपका लैटिट्यूड बनता है, ठीक है। अब ये क्या है, जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द ट्रेड विंड, इसको ITCZ का भी कहा जाता है, ठीक है। ये ITCZ भी इसको कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यहाँ पे मैंने इसको नोटिस ये वाला ग्राफ ऐड नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा। ITCZ कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये जोन ऑफ कन्वर्जेंस है जहाँ पे दोनों तरफ से हवा आने वाली है। ये देखिए मैं आपको, हाँ ग्राफ में इंक्लूड किया तो क्या होगा, ये तो इंक्लूड किया हूँ इसमें, देखिए यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ट्रेड विंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड विंड्स आ रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे इस रीजन में आके टकराती हैं, तो इसको कहा जाता है ITCZ, ठीक है। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रहे हैं। इन दोनों एक दूसरे से टकराएंगी, और ये कहाँ पे टकराने वाली है, आपके इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में या फिर डोल्ड्रम वाले रीजन में। और ये क्या बोलते हैं इस रीजन को जहाँ पे टकराती है इसको कहा जाता है ITCZ या फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। इतना आप लोग को होप करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब क्या होता है कि इस रीजन को डोल्ड्रम क्यों कहा जाता है? डोल्ड्रम मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली काम कंडीशन यहाँ पे आता है, बहुत ही काम कंडीशन आता है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो सन है उसको हम लोग अगर मीन पे लेके चले, मतलब ऐसा माने कि वो इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पे डायग्राम से आपको दिखाता हूँ मस्त से। सपोज कीजिए कि यहाँ पे सन एकदम यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हीट कर रहा है एकदम, इक्वेटर को एकदम से मस्त गरम गरम करता चला जा रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो जमीन के पास जो एयर रहेगा वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको देखिए, ठीक है। ये आपका लैंड है और ये वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर चला जाएगा, और लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हीटिंग हो रही है, क्योंकि जस्ट अबाव इक्वेटर आपका सन बैठा पड़ा है और पूरा का पूरा इंटेंसिटी से यहाँ पे गर्माहट फेंक रहा है। तो इससे क्या होने वाला है कि यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग होगी, और यहाँ के जो भी एयर मासेस होंगे वो तेजी से ऊपर की तरफ भागेंगे। अब सेकेंड थिंग, अगर आपने मैप देखा होगा पूरे अच्छे तरीके से विश्व का, तो आप लोगों को पता होगा कि इस रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में मैक्सिमम एरिया जो है वो वाटर का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इतने से में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, पूरा का पूरा वाटर है। ऑस्ट्रेलिया उस तरफ, ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी पूरा का पूरा फिलीपींस वगैरह साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन जो है सब वाटर 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 वाटर, बीच बीच में आइलैंड्स पे वाटर वाटर इसी तरीके से भरा पड़ा है। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एरिया क्या है, वाटर है। तो वाटर जब जब ये हवा ऊपर जा रही है तो अपने साथ क्या लेके जाएगी? मॉइस्चर लेके जाएगी, ऑफकोर्स। अपने साथ पूरा का पूरा जो हीटिंग तो वाटर में भी हो रही है ना, तो वो सारा का सब मॉइस्चर ऊपर के लिए लेके जाएगी। और यहाँ पे हर दिन 4 से 6 शाम को बारिश होगी। इसको कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, जो कि हम लोग ने रेनफॉल वाले सेक्शन में पढ़ा हुआ था, लेकिन आगे वापस से मैं प्रेसिपिटेशन का अलग से चैप्टर लूंगा, तो उसमें भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। होप करता हूँ आप लोग इतना समझ में आ गया है अच्छी तरीके से।
वापस से एक बार इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर को बता देता हूँ कि भाई इस तरफ से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रहा है, इस तरफ से ट्रेड विंड्स आ रहा है, ये तो एक फैक्टर है, इसकी वजह से ये बन रहा है आपका डोल्ड्रम या आईटी सीजन। नेक्स्ट अदर फैक्टर है कि यहाँ पे आपका जो सन है इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी हीट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भी आपके एयर एयर है, जो वाटर बोला एयर है, वो क्या करेंगे कि बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे, अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएंगे, क्योंकि इस रीजन में बहुत ज़्यादा पानी है, तो मॉइस्चर लेके जाएंगे और ये फर्दर बारिश वगैरह करेंगे और इस रीजन में आपके इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वगैरह जन्म लेंगे। ठीक है, होप करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया। ऐसे थोड़ा डिटेल में बताने की ज़रूरत है, तभी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ 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 फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट आते हैं ये, हाँ तो ये काम कंडीशंस वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें मैंने बता दी। अब देखिए क्या कि जब एयर मूवमेंट अपवर्ड्स है, ठीक है, एयर मूवमेंट अपवर्ड्स है, अगर हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट रहेगा तो आपको एयर का फील ज़्यादा मिलने वाला है, ओके। लेकिन एयर मूवमेंट अपवर्ड्स है, मतलब हीटिंग की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक तवा ले लीजिए, उसको हीटिंग करिए, तो वहाँ पे भी तो एयर मूवमेंट अपवर्ड की तरफ हो रहा है, लेकिन आपको कभी भी हवा चलती हुई नहीं दिखने वाली। वहाँ पे जाओगे तो आपको हीटिंग वगैरह का एहसास होने वाला है। जस्ट लाइक सेम यहाँ पे भी कंडीशन होता है कि हवा बहुत ही कम चलती है एंड बहुत ही मतलब ह्यूमिड कंडीशंस होता है, मतलब बहुत उमस वाला सिचुएशन रहता है, बहुत ही पसीना वगैरह आना। इसके लिए यहाँ के रीजन में मोस्टली आप देखोगे बहुत ही रंग बिरंगे टाइप के पतले कपड़े पहने जाते हैं, बहुत ही पतले पतले कपड़े पहने जाते हैं। आप लोग यहाँ के अगर किसी भी फोटोज वगैरह को आप सर्च करिए, या कोई जो बीच वगैरह पे घूमने उमने जाते हैं तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, ओके। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड आपका क्लाइमेट, ठीक है, तो फॉर्मेशन आपका था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट क्या है, तो एक्सट्रीमली लो प्रेशर है, काम कंडीशन है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे काम कंडीशन है। नेक्स्ट है सरफेस विंड वगैरह एब्सेंट है, मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे सरफेस विंड है ही नहीं, यहाँ पे सब कुछ लैटरल विंड चल रही है या फिर वर्टिकल विंड चल रही है, तो इससे क्या हो रहा है भाई, आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई है। ठीक है, आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ह्यूमिडिटी कंडीशंस है एंड मतलब हवा का नामो निशानी नहीं है, हवा ही नहीं चल रही है अच्छी तरीके से। पंखे के नीचे बैठो चाहे किसी में बैठो, आपको मज़ा नहीं मिलने वाला, एक्सेप्ट फॉर एसी, एसी से ही सिर्फ आपको मज़ा मिलने वाला है, ओके। बाकी ओशंस वगैरह होने की वजह से यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वगैरह होने की वजह से और ह्यूमिडिटी एक्सटेंड कर जाती है, और फिर आपके अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ द क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स वगैरह होता है बाय द 4 PM के आसपास। यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है एक्चुअली में, और 4 से लेके 6 PM के पास पर डे यहाँ पे बारिश होती है, पर डे यहाँ पे 4 to 6 बारिश होती है, और भयंकर बारिश होती है, एकदम गर्जना वाली वो, ठीक है, थंडरस्टॉर्म वाली बारिश होती है, ओके। इन स्पाइट ऑफ द हाई टेम्परेचर साइक्लोन्स यहाँ पे फॉर्म नहीं कर सकते, मतलब आप साइक्लोन का एक जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके साइक्लोन का, ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्राइटेरिया है, टेम्परेट का नहीं है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि सी सरफेस टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 26 डिग्री सेल्सियस के अबाव होना चाहिए, और यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस के अबाव चल रहा है। यहाँ पे तो कंटिन्यूस हीटिंग चल रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा हीटिंग मतलब 26 डिग्री सेल्सियस के अबाव ही रहता है। फिर भी यहाँ पे एक भी साइक्लोन्स नहीं बनता, क्यों? क्योंकि आपके कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं। कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको बताया था, ये एक इमेजिनरी फोर्स है जो कि आपके किसी भी मूवमेंट ऑफ द विंड डायरेक्शन या फिर वाटर डायरेक्शन को या करंट को बोल सकते हैं, अपने राइट में टर्न करता है जब वो नदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रहा है, और अपने लेफ्ट में टर्न करता है जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रहा है। होप करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो ये आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होने की वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स वगैरह नहीं बन पाते। ठीक है, होप करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, ये रहा, और ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसको इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी अलग से नाम कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, इस रेंज में है, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा बीच का बात नहीं है, ये ट्रॉपिक्स से लेके यहाँ तक का। ट्रॉपिक्स मतलब 23 डिग्री सेल्सियस, 23.5 को जनरली ट्रॉपिक्स से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज ए बेंचमार्क कि हाँ ये ट्रॉपिक्स का रीजन है। लेकिन 20 भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि 20 to 35 के रीजन में आपका ये नॉर्थ साउथ के रीजन में आपके ये हाई प्रेशर बेल्ट वगैरह बनने जाता है, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होगा भाई, यहाँ पे भी यही होने वाला है कि यहाँ पे जो आपका अर्थ जो इक्वेटर से आपका मूवमेंट ऑफ द एयर हुआ स्टार्ट हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को एक और लैटरल डायग्राम में दिखाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा।
और यार मैंने वो, सॉरी दोस्तों, मैंने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्लाइड जो ब्लैंक स्लाइड थी वो नहीं इंक्लूड की है, तो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे आप लोग को ड्रॉ करके बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या होता है कि समझिए ये आपका इक्वेटर है, ओके, और ये आपका कोई भी पोल पकड़ लीजिए, चाहे नॉर्थ चाहे साउथ, दोनों में से कोई भी पकड़ सकते हैं आप, जैसी आपकी मर्जी हो। अब यहाँ पे आपका मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि आपका जो डोल्ड्रम वाला रीजन है या इक्वेटोरियल रीजन जो है, वहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर हो रहा है। ये अपवर्ड मूवमेंट आपके ट्रोपोपॉज के पास जाके रुक जाएगा, उसके ऊपर नहीं होता। आप लोग से मैंने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर में कि ट्रोपोपॉज के ऊपर कोई भी वेदर एक्टिविटीज नहीं होती है। उसके बाद ये इस तरफ मूवमेंट स्टार्ट करता है, ठीक है। इस तरफ मूवमेंट जब स्टार्ट करेगा तो अराउंड 23 डिग्री एंड हाफ के पास ये आके नीचे सबडक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये नीचे आके सबडक्ट करना स्टार्ट करेगा और इस रीजन में आपका हाई प्रेशर बनेगा, ऊपर से गिर रहा है, दैट इज वाई हाई प्रेशर बेल्ट वगैरह यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे लो प्रेशर बना था, यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। होप करता आपको समझ में आ गया होगा। मैंने उस सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे जो भी मैप्स एंड डायग्राम्स हो वो मैं इंक्लूड करूं, लेकिन ये सिंपल था, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे मैप नहीं इंक्लूड करना था, डायग्राम इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक सिंपल ब्लैंक पेज चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इतना भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा कि आपका हाई प्रेशर बेल्ट बना कैसे, वहां से आपका मूवमेंट हुआ, लैटरल मूवमेंट अपवर्ड की अपवर्ड डायरेक्शन हुआ, और फिर वो आपका आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में आके सबडक्ट करेगा। इसी को कहा जाता है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ओके। नेक्स्ट, यहाँ के क्लाइमेट क्या होने वाले हैं। अब जहां जहां हाई प्रेशर रहता है वहां पे कभी भी क्लियर स्काई होता है, यहाँ पे कभी भी क्लियर स्काई होता है, और जनरली ड्रायर कंडीशंस होता है। क्यों? क्योंकि हवा ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। ऊपर से जो नीचे हवा आ रही है उसके अंदर सीधी सी बात है मॉइस्चर तो है नहीं, है कि नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अगर जो जो नीचे से हवा ऊपर जा रही है उसके अंदर मॉइस्चर हो सकता है, लेकिन जो ऊपर से हवा नीचे आ रही है उसके अंदर मॉइस्चर कहाँ से होगा, वो मॉइस्चर लेके कहाँ से आने वाली, जमीन के आपके ओशन तो जमीन पे है तो पानी तो नीचे होना चाहिए ना, तो नीचे से जो ऊपर जाएगा उसके अंदर पानी रहेगा, लेकिन जो ऊपर से आएगा और नीचे आएगा उसके अंदर पानी नहीं रहेगा। ऊपर से वो जब नीचे आने वाला है तो वो और डेसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करेगा, ड्राई कंडीशंस पैदा करेंगे। जैसे हम लोग ने रेनफॉल वाले में देखा था कि ओरोग्राफिक रेन में ऐसा होता है कि एक तरफ आपका बारिश बहुत ज़्यादा होता है और जब वो एयर मास नीचे डिसेंड करने लगता है तो ड्राई कंडीशंस पैदा करता है, इसको रेन शैडो रीजन कहा जाता है। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है, आपका जो एयर मास है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ड्राई कंडीशंस पैदा करेगा, ठीक है। इसी वजह से इस सीजन में बहुत सारे डेजर्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। होप करता हूँ आप लोग कुछ कुछ क्लिक कर रहा होगा कि आपको मैंने ये वाला फोटो दिखाया था आपको ओशनोग्राफी में। ओशनोग्राफी में मैंने दिखाया था जब हम लोग ओशन करंट्स पढ़ रहे थे कि जितने भी आपके कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं, कोल्ड करंट्स जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पे ही आपके ये आपके सारे के सारे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। तो ये 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था मेंस के अंदर कि भाई ऐसा क्यों है कि जहाँ जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स बहते हैं वहीं पे आपके या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन में ही क्यों हर जगह पे ये सारे के सारे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। तो उसका एक और रीज़न ये भी था, आपका कोल्ड कोल्ड करंट तो है ही है, उसके साथ ये सब ट्रॉपिकल हाई का होना भी एक बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब हवा गिर रही है, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस रीजन में आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में, ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन ही है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आपकी जब हवा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पे मॉइस्चर हो ही नहीं रहा है और डेसिकेटिंग इफेक्ट एक्स्ट्रा पैदा कर रही है, ड्राई कंडीशंस और एक्स्ट्रा पैदा कर रही है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मॉइस्चर है वो सब सूख के एकदम लकड़ी हो जाता है, तो उसमें कुछ भी बचता नहीं है, ठीक है। सारा का सारा पानी यहाँ से वॉश आउट हो चुका है, मॉइस्चर यहाँ से वॉश आउट हो चुका है, तो इसकी वजह से और ड्राई कंडीशन पैदा होता है और ड्राई कंडीशन अल्टीमेटली लीड्स टू डेजर्टिक कंडीशन। होप करता है इतना समझ में आ गया। ये आपका कंप्लीट आंसर है 2013 के क्वेश्चन का, ठीक है। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओशन करंट्स नहीं आएंगे, उसके अंदर आपका ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर भी आएगा, ठीक है। ये आपका रीजन है। इसको एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस भी कहा जाता है, मतलब ऊपर से हवा नीचे की तरफ आ रही है, आपके साइक्लोन में हवा अंदर की तरफ जाती है और एंटी साइक्लोन में हवा अंदर से बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। होप करता है आप लोगों को इतना समझ में, बाकी हम लोग साइक्लोन में देख लेंगे कैसे काम करता है। साइक्लोन्स कभी भी हवा अपनी तरफ सक करते हैं और एंटी साइक्लोन अपने से हवा बाहर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन हो रहा है, ऊपर से हवा नीचे की तरफ आ रही है और वो जमीन पे ऐसे फैलने वाली है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस भी होता है, ठीक है। इस रीजन में आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस वगैरह होती ही रहती है, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग जो और एक चीज़ यहाँ पे मुझे आपको को बतानी थी वो भूल रहा हूँ कि आपका, हाँ, हॉर्स लैटिट्यूड, ये क्वेश्चन है। हॉर्स लैटिट्यूड इसको क्यों कहा जाता है? इट इज़ अ वेरी फेमस स्टोरी एक्चुअली, कि मैंने आप लोगों को जब इंडिया का मैं आप लोगों को जब बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब मानसून का डिस्कवरी किया गया था, या हम लोग जब ओशन करंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, मैं आपको बताया मौसम मानसून का डिस्कवरी किया गया था। तो क्या करते थे जो यहाँ के ट्रेडर्स थे, इस रीजन के जो ट्रेडर्स थे, अब हम लोग इनको अरब बोलते हैं, उस समय अरब वगैरह नहीं होते थे, लेकिन यहाँ के जो ट्रेडर्स थे वो भारत में आने के लिए क्या करते थे, वो आपका मानसून का सहारा लेते थे, मानसून विंड्स का सहारा लेते थे। तो ये जब इस रीजन में आते थे, ठीक है, इस रीजन में जब आते थे तो यहाँ पे ना जब खुद से आने की कोशिश करते थे विदाउट द हेल्प ऑफ मानसून, तो क्या होता था कि यहाँ पे बहुत ही ड्राई कंडीशन है, जैसे मैंने बताया ये एकदम से हाई प्रेशर जोन रहता था। हाई प्रेशर जोन में कभी भी आसमान साफ रहता है, हवा चलती नहीं है, ठीक है, लैटरल विंड्स वगैरह है ही नहीं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल विंड्स वगैरह है ही नहीं, वर्टिकल विंड्स ही चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे उस समय आपके वो विंड वाला सिस्टम वाला शिप्स होते थे ना, तो विंड्स होते ही नहीं थे इनको ड्रैग करने के लिए, शिप्स को ड्रैग करने के लिए विंड्स होते ही नहीं थे। तो इससे क्या होता था, और जनरली इन लोग ये जो यहाँ से मर्चेंट्स आते थे वो अपने साथ हॉर्सेस लेके आते हैं, इस रीजन का हॉर्सेस ही भारत के अंदर इंपोर्ट किया था। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में हॉर्सेस की कमी रहती थी और लड़ाई वगैरह के लिए हॉर्सेस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती थी। तो इस रीजन से मोस्टली आपके हॉर्सेस वगैरह इंपोर्ट किया जाता है, इस रीजन से ईरान से आपका रशिया वगैरह से इंपोर्ट किया जाता है, और यही रास्ता रहता था, इसी रास्ते से सब आते थे। तो यहाँ पे आने के बाद इन लोग को हॉर्सेस को काफ़ी समय तक पालना पड़ता था अपने बोट के ऊपर। तो जनरली क्या होता था कि जितना समय उन लोग को नॉर्मली लगता था पहुंचने के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। तो इन दैट केस के उन लोग ये क्या करते थे कि खाना बचाने के लिए हॉर्सेस को इस रीजन में पानी में फेंक देते थे, पानी में उठा के फेंक देते थे, मार मतलब गिरा देते थे पानी के अंदर, फिर वो तैर के चले जाए या मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे उनको फेंक देते। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड्स। ओके, होप करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहाँ है वो दिखा दूं। ये आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जिसको हमने पहले भी दिखाता है, ठीक है, ये आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। अब ये लो प्रेशर बेल्ट जो बन रहा है वो कहाँ से कहाँ बन रहा है, ये आपका इसके और आर्कटिक सर्कल्स के बीच में। आर्कटिक सर्कल आपका 65.5 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है, उसको आर्कटिक सर्कल माना जाता है। यहाँ पे देखिए ये आपका ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, तो इसके बीच में ये बनता है, ठीक है, यहाँ पे आपका सब पोलर लो प्रेशर बन रहा है। ओके, अब सब पोलर लो प्रेशर जो है यहाँ पे लो प्रेशर है, सीधी सी बात है। तो मैंने आपको बता दिया लो प्रेशर में क्या होता है, वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर मासेस होता है, मतलब एयर का जो है मूवमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे वो काफ़ी क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका इक्वेटर पे था वैसे के वैसे यहाँ पे पाए जाएंगे, मतलब बहुत ही ड्राई एरिया में। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आपके इक्वेटर पे तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी, इसकी वजह से वहाँ पे इंटेंसिफाइड ह्यूमिड कंडीशंस थे। लेकिन यहाँ पे तो हीट हो ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे सन के रेज बहुत ही स्लांट आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके काफ़ी ह्यूमिड कंडीशन बने थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिफाइड हीट आपका आ रहा था, आपका सन का डायरेक्ट हीट यहाँ पे पड़ रहा था। लेकिन सन का रेज यहाँ पे तो स्लांट है, बहुत ही हल्के हल्के होके आ रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कोल्ड कंडीशंस प्रिवेल करेंगे एंड ड्राई कंडीशन, कोल्ड प्लस ड्राई कंडीशन, जैसे आपका साइबेरिया वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे कोल्ड प्लस ड्राई कंडीशन प्रिवेल करेंगे और यहाँ पे सब पोलर लोज रहेंगे, ठीक है। होप करता है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको इसमें क्या होता है कि एक और फैक्टर, एक और चीज़ है जो कि आइलैंडिक लो और एल्यूशियन लो जिसको कहा था, ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ये आपके नॉर्दर्न सेक्शन में बहुत ही डिवाइडेड है। देखिए क्यों, आप लोग एग्जांपल से दिखाता हूँ। ये आपका पूरा धरती का मैप आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग ऊपर देखेंगे ये रीजन आपका 60 डिग्री के आसपास का आता है, ठीक है। तो आप लोग इस रीजन में देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम लैंड मास है, ठीक है, यहाँ पे लैंड जो है वो मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू वाटर। ये ऐसे प्रोजेक्टर मैप ज़्यादा फैला हुआ दिखता है, लेकिन आप लोग अगर ग्लोब में देखेंगे तो ये रीजन बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम एरिया है और मैक्सिमम एरिया इसमें लैंड है, ठीक है। तो लैंड के ज़्यादा होने की वजह से ये जो लो प्रेशर है वो उतना इंटेंसिफाइड नहीं है जितना कि आपके सदर्न हेमिस्फीयर में जैसा इंटेंसिफाइड है। सदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम एरिया आपका जो है पूरा का पूरा वाटर 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 है, दैट इज वाई इट इज क्वाइट कंटिन्यूस इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि यहाँ पे दो अलग अलग लोज बन जाते हैं, अलग अलग
जगह बन जाते हैं, मतलब एक पॉकेट्स बन जाते हैं जहाँ पे लो प्रेशर बहुत ही इंटेंसिफाइड है। बाकी जगह पे भी रहता है लो प्रेशर, लेकिन उतना इंटेंसिफाइड नहीं रहता। लेकिन इंटेंसिफाइड कहाँ रहेगा, एक तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आइसलैंड है, आइसलैंड, दैट इज वाई इसको आइसलैंडिक लो बोला जाता है, ठीक है, इस रीजन में बनता है। एंड सेकंड इज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको एल्यूशियन लो बोलते हैं, ठीक है, एल्यूशियन लो, यहाँ पे एल्यूशियन आइलैंड्स हैं अमेरिका के, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है आपका एल्यूशियन लो। तो ये दो जगह होते हैं जहाँ पे इंटेंसिफाइड लो प्रेशर होते हैं, सब पोलर लो प्रेशर, दैट इज वाई इसको आइसलैंडिक लो या और क्या होता है एल्यूशियन लो, दो नाम से अलग अलग जाना जाता है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि भाई सदर्न हेमिस्फीयर में ये आपके एंटार्क्टिका के एकदम सदर्न पूरे पेरिफेरी में रहता है, और पूरा मतलब एक मतलब कहीं पे भी डिफरेंशिएटेड नहीं, टूटा हुआ नहीं है, एकदम एक पूरा का पूरा बना हुआ है, काफी लंबा, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है, डायनेमिकली प्रोड्यूस होने वाला है, इसका हीटिंग से कोई लेना देना है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे स्लांट लेयर्स आने वाला है, तो इस हीटिंग वगैरह से कोई लेना देना है। यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स बहुत ही इंटेंसिफाइड हो जाती है, और धरती जो घूमती, मतलब आपका अर्थ का जो रोटेशन है वो इंटेंसिफाइड, इस कम एरिया में आपकी रोटेशन स्पीड सेम होगी, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हवा रहेगी वो बाहर की तरफ थ्रो कर दी जाती है, दैट इज वाई यहाँ पे लो प्रेशर वगैरह बनता है, ठीक है। अगर आप लोग ने पढ़ा होगा या बचपन में अगर लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जितना कम एरिया हो, अगर उसका रोटेशन स्पीड सेम रखा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी हाइपर हो जाती है, या फिर एनर्जी को कम कर दोगे तो उसकी रोटेशन हाइपर हो जाती है। ये सब बेसिक साइंस है, अगर आप लोग नहीं पढ़ा तो अवॉइड कर दीजिएगा, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि कम एरिया में ज़्यादा ही मोमेंटम मिल रहा है, दैट इज वाई यहाँ का जो एयर मासेस होते हैं या फिर जो एयर है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जस्ट लाइक आपके इक्वेटर पे होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है डायनामिकली इंड्यूस्ड आपका प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है एयर ऑफ द एसेंट, एयर का एसेंट होने वाला है, तो यहाँ पे वेस्टर्लीज वगैरह पोलर ईस्टर्लीज से कन्वर्जेंस वगैरह होगा, और वो सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे जब किस तरीके से आपका इससे बनता है, आपका इससे आप आगे चल के वो बनता है, क्या बोलते हैं ये जेट स्ट्रीम, जो हम लोगों ने कल ही बात किया था, पोलर जेट स्ट्रीम जो बना था वो इसके वजह से भी बनता है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर, ठीक है। होप करता है इतना आपको समझ में आ गया। अब सीजनल बिहेवियर, तो सीजनल बिहेवियर मैंने आपको जैसा बताया कि एल्यूशियन आइलैंड्स के पास और आइसलैंड के पास आपका अलग अलग वो बन जाता है, समर सीजन में ये कॉन्ट्रास्ट डेवलप करता है, और ये इतना कुछ खास नहीं है, सीजनल बिहेवियर इसमें नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे होंगे, तो मैंने आपको जैसा बताया कि ये क्या आपका लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर है, तो आपके ड्राई कंडीशन में डेसिकेटिंग इफेक्ट है यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे पड़नी अगर अगर इसके जस्ट अबाव सन होता तो यहाँ पे भी ह्यूमिड कंडीशंस होते, लेकिन ऐसा है नहीं, सन इसके स्लांट में इसके रेज आ रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पे ड्रायर प्लस कोल्ड कंडीशंस होने वाले हैं, और इसके वजह से यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम का जो पावर है वो काफ़ी इंटेंसिफाइड होता है, जैसे यहाँ पे साइबेरिया देख सकते हैं, कैनेडियन शील्ड वगैरह का रीजन आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे ये सब ज़्यादा ही प्रोमिनेंटली आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपके ये जो लो है वो ज़्यादा मदद करते हैं आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बनने में, फ्रंटोजेनेसिस में, ये सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है इनका, लो प्रेशर का, ये आपका जो सब पोलर लो है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आते हैं आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पे, ठीक है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ये क्या है, छोटे से एरिया में आपका पोल्स के आसपास के रीजन में ही सिर्फ रहता है, पोल्स को आप 90 डिग्री ले सकते हैं, 90 डिग्री से मैक्सिमम हुआ तो 80 डिग्री के बीच में ये आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट रहता है, सिंस इट हैज़ वेरी एक्सट्रीमली हाईली मतलब कोल्ड क्लाइमेट, तो दैट इज वाई यहाँ पे हाईली मतलब आपका सबडक्शन हो रहा है, या फिर क्या बोलते हैं जिसको क्या कहा जाता है सक्शन होता है, यहाँ पे जो एयर मासेस होता है वो नीचे की तरफ सबसाइड करना स्टार्ट करती हैं, और एक के ऊपर एक बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बनता चला जाता है। होप करता आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, ऊपर से हवा नीचे की तरफ आ रही है ठंडी की वजह से, दैट इज वाई यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, एंड ये हाई प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाइड होता है, इसके यहाँ पे कभी पोलर वोर्टेक्स वगैरह बनना, ये सब वो सब भी हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, वो सब भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। क्लाइमेट क्या है, तो भाई लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे पोल्स वगैरह पे फाउंड किए जाते हैं, तो यहाँ पे कोई क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह नहीं है, वही सेम ड्राई कंडीशंस है, क्योंकि आपके क्या बोलते हैं ऊपर से हवा गिर रही है तो डेसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करने वाली है, ये डेसिकेटिंग इफेक्ट की वजह से ड्राई कंडीशंस आने वाले हैं, और चूंकि ये यहाँ पे सनरेज वगैरह स्लांटली आने वाले, तो यहाँ पे कोल्ड कंडीशंस आने वाले हैं, जस्ट लाइक आपके सब पोलर लो वाले रीजन में थे, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट ये दो आपके मैं और मैप्स दो मैंने डायग्राम्स इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। ये है आपका जुलाई के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर कैसा है, और आपका जनवरी के रीजन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर कैसा है। ठीक है, तो पहले जुलाई को देखते हैं। जुलाई मतलब आपके यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे समर सीजन चल रहा है, यहाँ पे गर्मी का सीजन चल रहा है। तो इसके लिए क्या होने वाला है आपके रीजन में, ये देखिए यहाँ आपका जो लैंड मास वाला रीजन है वहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, जो लैंड वाले रीजन है वहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, और जहाँ जहाँ पे वाटर बॉडी रहेगा वहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे लैंड बॉडी है तो यहाँ पे लो प्रेशर रहने वाला है, और फिर यहाँ पे आपका हाई प्रेशर रहने वाला है। इस तरीके से काम चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका उल्टा हो जाएगा आपके जनवरी में, जब आपके यहाँ पे कोल्ड कंडीशन रहने वाला है, आपके यहाँ पे ठंडी आ चुकी रहेगी, तो आपका जितना लैंड बॉडी रहेगा वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा, और आपका जितना ये आपका ओशन बॉडी रहेगा वहाँ पे लो प्रेशर्स बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे लो प्रेशर्स वगैरह बन जाएंगे, और आपके जो हाई क्या बोलते प्रेशर रहेंगे वो आपके लैंड पे बनने वाले हैं। होप करता हूँ इतना समझ में आ गया। इससे ज़्यादा आप लोग को प्रेशर सिस्टम में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से अगले वाले वीडियो में मुलाकात करता हूँ, उसको डेफिनेटली देखिएगा। ट्राइसेलुलर मेरीडियोनल मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में। बाय।